फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल ता दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है, जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं। मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है। हमारी तमाम वीडियोस YouTube पर मौजूद हैं। किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। आप हमारे जूम प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन। Assalamu alaikum everyone, hope you all are doing well. So in our today's lecture we are just going to start our chapter number 3, which is enzymes. So let's get started. Okay, enzymes are the most important groups of proteins which are biologically active. They tremendously increase the efficiency of a biochemical reaction and are specific for each type of reaction. Without these enzymes, the reactions would proceed at a very slow speed, making life impossible. अब एंजाइम्स बेसिकली हैं क्या, उन्होंने बताया कि एंजाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है प्रोटीन्स का, ठीक है, जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं ये, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, अब इसमें लिखा हुआ है कि ये क्या करते हैं, एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। मींस दैट कि एंजाइम जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं या उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर देते हैं। एंड आर स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन, मींस टू से दैट हर रिएक्शन का एक अलग से स्पेसिफिक एंजाइम होगा, ठीक है। ये नहीं कि एक ही एंजाइम है वो सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करेगा, नो, हर रिएक्शन के लिए हर फॉर ईच रिएक्शन स्पेसिफिक एंजाइम होगा, ठीक है। Without these enzymes, the reaction would proceed at very slow speed, making the life impossible. इन एंजाइम्स के बगैर जो है कोई भी रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो स्पीड पर जो है वो प्रोसीड करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, जो कि लाइफ को इम्पॉसिबल बना देता है। तो एंजाइम बेसिकली क्या है, बेसिकली एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स, ठीक है, दैट कैन स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस। एंजाइम्स ऐसी प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि स्पीड अप करती हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को, इनकी स्पीड को इन्हांस कर देती हैं, ठीक है। एक्ट करते हैं एंजाइम्स एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करना लाइक कि ये स्पीड अप करते हैं रिएक्शंस को, रिएक्शंस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे अंदर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर क्या होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट बायोकेमिकल्स रिएक्शन होते हैं। जैसे हम अपने मेटाबॉलिज्म की बात कर लें, डाइजेशन का प्रोसेस है, उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हो रहे होते हैं। तो वो सारे कुछ वो हर जो है हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं या बायोकेमिकल रिएक्शन है, वो कौन स्पीड अप करवाता है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम वो प्रोसीड होते हैं। So enzymes are composed of hundred of amino acids joined together and coiled upon themselves to form a globular structure. अच्छा, अब आपने पढ़ा कि हमने ये पढ़ा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो एंजाइम्स की मदद से होते हैं। और एंजाइम्स बेसिकली है क्या, हमने सबसे ऊपर वाली लाइन में ही पढ़ लिया था दैट द एंजाइम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। तो अगर यहाँ पे प्रोटीन्स की बात की गई है तो इट मीन्स के दे कंटेन अमीनो एसिड, ठीक है। तो आपको पता है कि प्रोटीन जो है वो किससे मिलके बनी होती है, प्रोटीन्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। तो एंजाइम्स में क्या होगा, अमीनो एसिड्स होंगे, सो एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड दैट आर जॉइंड टुगेदर एंड कोल्ड अपॉन देमसेल्व्स टू फॉर्म अ ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। एंजाइम्स जो हैं वो 100 ऑफ अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं जो आपस में जॉइंट होते हैं और वो खुद के ऊपर ही कॉइल्ड होते हैं, और उस कॉइलिंग से क्या बन जाता है, एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। मींस दैट कि एंजाइम्स हैव अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपने पढ़ा कि एंजाइम्स जो है प्रोटीन इन नेचर है, दे स्पीड अप द रिएक्शन एंड एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। और एक और बात कि एंजाइम जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप तो करते हैं लेकिन ये खुद यूज़ नहीं होते। ये नहीं कि एंजाइम जो है वो उसने रिएक्शन को स्पीड अप किया और एंजाइम ख़त्म हो गया, नो, आपको आगे जो है इसके मैकेनिज्म में जो है प्रॉपर समझ आ जाएगी कि एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं सिर्फ, ठीक है, मीन्स के खुद यूज़ नहीं होते, विदाउट देमसेल्व्स बीइंग यूज्ड। और हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे एंजाइम जो है वो कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर पर बनाते हैं एंजाइम्स। आगे पढ़ लेते हैं, देयर द कैटालिटिक एक्टिविटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू द स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर नॉन एज द एक्टिव साइड। इसकी बहुत आगे पीछे चले गए हैं, ओके। इसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है वो एक स्मॉल पोर्शन में होती है इसके स्ट्रक्चर में, जिसको क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट।
और एक्टिव साइट कैसे बनती है, ये भी अमीनो एसिड्स की फोल्डिंग से बन जाती है। ठीक है, हमारे पास आपको पता है प्रोटीन एंजाइम में अमीनो एसिड्स होते हैं, तो जब अमीनो एसिड्स की फोल्डिंग हो जाती है एक स्पेसिफिक जगह पर, एक स्मॉल पोर्शन में, उस स्ट्रक्चर में, उसको हम कैटालिटिक एक्टिविटी, जहाँ पर फिर उस जगह पे कैटालिटिक एक्टिविटी होती है परफॉर्म, और उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। और उस जगह पे एक्टिव साइट के ऊपर क्या बाइंड करता है, उस एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है। ठीक है, द रिएक्टेंट कॉल्ड एज सबस्ट्रेट इज अटैच्ड, the reactant called as substrate is attached to the active site consisting of only a few amino acids। ठीक है, मीन्स देखिए अमीनो एसिड जो एक्टिव साइट है उसके ऊपर क्या होता है, एक्टिव साइट इज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली अ फ्यू अमीनो एसिड, सिर्फ कुछ अमीनो एसिड से मिलकर एक्टिव साइट बनी होती है, while rest of the bulk of the amino acids maintain the globular structure of the enzyme। लेकिन जो बाकी स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है एंजाइम का, वो बल्क ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इस एक्टिव साइट पे कौन सा मॉलिक्यूल आके अटैच होता है, इस एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आकर अटैच करता है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। ओके, सम एंजाइम्स कंसिस्ट सोली ऑफ प्रोटीन्स, कुछ एंजाइम जो है वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। अदर, लेट मी रेज इट फर्स्ट। ओके, others have also have a non protein part known as cofactor। कुछ जो एंजाइम्स हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एज अ कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स की तो बात कर रहे हैं आगे। कोफैक्टर्स जो हैं, अच्छा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो एंजाइम्स हैं उनको जो है कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स की जरूरत होती है, फिर ही वो अपना फंक्शन जो है ना वो प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और उन फंक्शंस में क्या आ जाते हैं, को फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, दीज आर बेसिकली द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द enzymes called as the cofactors which is essential for the proper functioning of enzymes। तो एंजाइम्स को क्या किस चीज की जरूरत होती है, प्रॉपर फंक्शनिंग की। दे बेसिकली नीड्स द कोफैक्टर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। The cofactor usually acts as a bridge between the enzyme and its substrate. Often it contributes directly to the chemical reaction which bring about catalysis। ये क्या करता है, जो कोफैक्टर है ये एक ब्रिज के तौर पे एक्ट करता है एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान में। ठीक है, और ये कंट्रीब्यूट करता है, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, विच ब्रिंग्स अबाउट कैटालिसिस। Sometimes the cofactor provide the source of energy helping drive reactions which would otherwise be difficult or impossible। कभी कभार जो है समटाइम्स जो है कोफैक्टर क्या करता है, ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है, केमिकल एनर्जी का सोर्स प्रोवाइड करता है, और वो फिर एनर्जी जो वो प्रोवाइड करता है वो किस पे काम आती है, वो रिएक्शंस को प्रोसीड करवाने में काम आती है। ठीक है, some enzymes use metal ions as cofactors like magnesium Mg2 positive, Fe2 positive, Cu2 positive or Zn2 positive etc। The detachable cofactor is known as activator if it is an organic ion। अब हमने क्या पढ़ा, जो कोफैक्टर है वो क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। ठीक है, उसके बाद कोफैक्टर्स जो हैं वो आगे उसमें इस पैराग्राफ में दो चीज़ों का जिक्र है। एक इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कौन से होंगे, जैसे कि Mg2 पॉजिटिव आ गया, ठीक है, Fe2 प्लस आ गया, और इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिसको हम कोएंजाइम्स बोलते हैं। इसकी क्या एग्जांपल है, हमारे पास NAD पॉजिटिव मींस निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब ये हमने ये भी इसमें देख लिया इस पैराग्राफ में कि जो कोफैक्टर्स हैं वो करते क्या है, एक्ट एज अ ब्रिज के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। ये देखें, अब यहाँ पे उन्होंने एक एंजाइम का जो पाथवे है थोड़ा सा वो एक्सप्लेन किया है। ये हमारे पास जो ब्लू पोर्शन में है सारा ये एंजाइम है और ये उसकी एक्टिव साइट है। ठीक है, दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ठीक है, दिस पोर्शन इज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, जहाँ पे क्या बाइंड करेगा, आके सबस्ट्रेट। अब ये सबस्ट्रेट आकर इस जगह पर बाइंड करेगा, एक्टिव साइट पर आके सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, और साथ अभी देखो एक्टिव साइट पे आके सबस्ट्रेट तो बाइंड कर जाएगा, सबस्ट्रेट का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन ये जगह खाली है तो एंजाइम जो है एंजाइमेटिक रिएक्शन, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कोफैक्टर। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि कोफैक्टर जो है वो एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी रिक्वायर होता है। तो जब सबस्ट्रेट और कोफैक्टर मॉलिक्यूल आके बाइंड करेंगे एंजाइम के साथ, ठीक है, एंजाइम्स प्लस सबस्ट्रेट। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इट इज कॉल्ड एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसे हम क्या कहते हैं, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड कर जाते हैं उसको हम बोलते हैं एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स।
इसको हम बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। आफ्टर दैट क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, दिस इज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, मीन्स कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में कंबाइन कर जाते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या बनता है, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स बन जाती हैं और हमारा जो एंजाइम है वो भी हमें वापस मिल जाता है। मीन्स कि जब एंजाइम आता है, एंजाइम हमारे पास होता है, सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, उसके बाद क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। आफ्टर दैट क्या होता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनती हैं, प्रोडक्ट सेपरेट हो जाती हैं और जो एंजाइम है वो भी सेपरेट हो जाता है। इसमें क्या बताएगी कि जो एंजाइम है वो इस पूरे रिएक्शन में यूज नहीं हुआ, ठीक है, मीन्स ये नहीं कि ये रिएक्शन अगर प्रोसीड हुआ है तो एंजाइम खत्म हो गया, ठीक है, एंजाइम जो है वो सिर्फ जो है रिएक्शंस को स्पीड अप करता है, नॉट यूज्ड। तो यहाँ पे हमारा एंजाइम भी वापस आ गया हमारे पास और ये प्रोडक्ट्स भी वापस आ गई। फिर ये जो है एंजाइम और को फैक्टर जो है, ये देखिए नीचे बताया कि दे कैन बी रीयूज्ड, वो बाद में दोबारा से रीयूज्ड हो सकते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे उन्होंने बताया क्या है, इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज कोवेलेंटली बॉन्डेड देन इट इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। आगे पार्ट्स बताए गए हैं एंजाइम्स के थोड़े से, ओके। इफ नॉन प्रोटीन पार्ट इज कोवेलेंटली बॉन्डेड इट इज नॉन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कोवेलेंटली बाउंड करता है ना एंजाइम्स के साथ, तो उसको क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर वही जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो लूजली बाउंड करता है प्रोटीन पार्ट के साथ, तो इसको क्या कहेंगे हम, को एंजाइम, ठीक है। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू वाइटामिन। जो को एंजाइम है ना ये बेसिकली ड्राइव भी वाइटामिन से ही होते हैं, तो इसको क्या कहा गया, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू वाइटामिन विच रिप्रेजेंट्स द एसेंशियल रॉ मटेरियल from which coenzymes made. Only a small quantities of vitamins are needed because like enzymes coenzymes can be used again and again। उन्होंने कहा बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में हमें ये रिक्वायर होते हैं बिकॉज जो एंजाइम्स होते हैं और कोएंजाइम्स होते हैं वो अगेन एंड अगेन यूज हो सकते हैं। An enzyme with its coenzyme or prosthetic group removed is designated as apoenzyme। अच्छा, अब इसके आगे जो है दो चीजें हमने डिस्कस करनी है, वन इज दी apoenzyme, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज होलो एंजाइम। एक जो है इसमें से वो एक्टिव जो है एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, एंजाइम की, और एक जो है वो नॉन एक्टिव या इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की। अब एपो एंजाइम की बात कर लें, एपो एंजाइम बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की, जैसे एंजाइम विद इट्स कोएंजाइम, एंजाइम जब कोएंजाइम के साथ बाइंड करता है और प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ, यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ रिमूव्ड इज डेजिग्नेटेड एज एपो एंजाइम, उसको एपो एंजाइम कहते हैं। एडिंग द करेक्ट कंसंट्रेशन concentrated coenzyme to the apoenzyme will restore the enzyme activity। जब हम एंजाइम के अंदर जो है कंसंट्रेटेड फॉर्म एक करेक्ट कंसंट्रेशन ऐड कर देते हैं कोएंजाइम की, तो उससे क्या होता है, कोएंजाइम हमें ऊपर बताया था कि ये प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर होता है, तो वो फिर रिस्टोर कर देता है एंजाइम एक्टिविटी को, मीन्स के एंजाइम एक्टिविटी दोबारा से होने लग जाती है। तो जो एक्टिवेटेड एंजाइम है जो कि जिसमें क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन भी होती है और को फैक्टर भी होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, होलो एंजाइम्स। मीन्स होलो एंजाइम जो है वो एक्टिव है और जो एपो एंजाइम है वो नॉन एक्टिव है या इनएक्टिव है, ठीक है। आगे मैनी एंजाइम्स आर सिंपली डिसॉल्व्ड इन द साइटोप्लाज्म। काफी एंजाइम जो हैं वो सिंपली डिसॉल्व होते हैं साइटोप्लाज्म में। अदर एंजाइम्स आर टाइटली बाउंड टू द सर्टेन सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस। कुछ जो बाकी हैं वो वहाँ पे बाउंड होते हैं, कहाँ पर, सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस के अंदर। यहाँ पे उन्होंने बताया कि एंजाइम्स की बेसिकली प्रेजेंस किधर है, एंजाइम्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कुछ जो है साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व होते हैं, वाइल अदर्स आर टाइटली बाउंड टू सर्टेन सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस का भी आपको पता है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स फॉर यूज इन और नियर द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन। ये जो है लिविंग सेल्स भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एंजाइम्स प्रोड्यूस बाय लिविंग सेल्स, या फिर ये जहाँ पर भी या फिर वहीं पर इसकी साइट ऑफ प्रोडक्शन है वहाँ प्रोड्यूस होते हैं। The enzymes important in photosynthesis are found in chloroplast and enzymes involved in cellular respirations are found in the mitochondria। अब आपको पता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं, ठीक है, लाइक आपको पता है कि सिट्रिक एसिड साइकिल है हमारी बॉडी के अंदर, उसके जो एंजाइम्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। लाइक उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है दी एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशंस आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो हमारी बॉडी के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसके एंजाइम्स कहाँ पे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर उसके एंजाइम्स किधर होते हैं, दे आर फाउंड इन दी क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस का भी आपको पता है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग द सनलाइट। आगे सम ऑफ द एंजाइम विच आर इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ राइबोसोम्स। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि
इन्वॉल्व होते हैं किसमें, प्रोटीन के सिंथेसिस में, वो इंटेग्रल पार्ट है राइबोसोम्स का। अब हमने इसमें क्या पढ़ा था कि एंजाइम जो है वो साइटोप्लाज्म में भी डिसॉल्व होते हैं और कुछ जो है वो ऑर्गेनेलिस में, स्पेसिफिक ऑर्गेनेलिस में लोकेट करते हैं। आगे फिर बताया कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इंपॉर्टेंट, उसके एंजाइम्स कहाँ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। बाकी जो एंजाइम्स हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। आगे देख लेते हैं इसमें हमारे पास क्या है। नेक्स्ट वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। Enzymes, the biochemical catalyst possesses the following important characteristics. एंजाइम जो हैं, जो कि बायोकेमिकल कैटालिस्ट हैं, उनकी फॉलोइंग जो नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे बताई हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी, ठीक है। फर्स्ट इज द ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये हमने ऊपर भी पढ़ा, बिकॉज द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो जब उनकी फोल्डिंग होती है, हमने ऊपर पढ़ा था, तो वो क्या बन जाते हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर अटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर कहा गया है कि ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। यहाँ पे एक और बात मैं मेंशन कर दूं कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, ठीक है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। मीन्स टू से कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो तो प्रोटीन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है कि जितनी प्रोटीन्स हैं वो भी एंजाइम्स हों, ठीक है। तो इसको मिक्स नहीं करना। नेक्स्ट वी हैव सेकंड जो हमारे पास क्या है, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट देमसेल्व्स बीइंग यूज्ड। ये मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन किया कि ये क्या करते हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, जस्ट स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, और खुद जो है वो यूज़ नहीं होते। जब रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है, प्रोडक्ट्स बन जाती हैं, तो एंजाइम जो है वो डिटैच हो जाता है और दोबारा से एंजाइम्स और कोफैक्टर किसी दोबारा से उसी रिएक्शन में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इज द their presence does not affect the nature or properties of the end product. नेक्स्ट उन्होंने हमें बताया है कि जो एंजाइम्स हैं ये देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट। इनकी जो प्रेजेंस है वो इफेक्ट नहीं करती एंड प्रोडक्ट्स को। जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स बनती हैं उन पे एंजाइम्स का कोई इफेक्ट नहीं आता, या उसकी नेचर के ऊपर जो है कोई इफेक्ट नहीं आता एंजाइम्स की प्रेजेंस से। नेक्स्ट वी हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन। ये आगे फोर्थ हमें बताया गया है कि जो छोटा सा भी एंजाइम है, स्मॉल अमाउंट भी है, स्मॉल कंसंट्रेशन भी अगर एंजाइम की, तो वो क्या करते हैं, वो एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इट इज स्पेसिफिक फॉर सबस्ट्रेट। ईच एंजाइम हैव स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। ये नहीं कि कोई भी सबस्ट्रेट आएगा और उसके साथ बाइंड कर जाएगा, नो इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। और एक और बात इसमें बताई गई है कि जो एंजाइम्स हैं ना वो सेंसिटिव होते हैं। एंजाइम्स की अपना स्पेसिफिक पीएच होता है और टेम्परेचर होता है। अगर इनकी पीएच को या टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर दें, ज़्यादा कर दें, देखिए मेरी बात सुनिए, जो एंजाइम होता है वो एक स्पेसिफिक पीएच पे वर्क करता है और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वर्क करता है। जो उसका स्पेसिफिक या ऑप्टिमम टेम्परेचर या पीएच है, अगर उससे ज़्यादा उसको दे दी जाए एंजाइम को पीएच या टेम्परेचर, तो वो जो है एंजाइम वो डी नेचर हो जाता है। बिकॉज वो प्रोटीन है तो प्रोटीन डी नेचर हो जाती है, हमने पहले भी पढ़ा था, उनके हाई टेम्परेचर पे वो डी नेचर हो जाती हैं। सेम द केस जो एंजाइम है उसको जब हाई टेम्परेचर या हाई पीएच हम देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो डी नेचर हो जाते हैं। और इसमें एक पॉइंट है कि दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। They are very specific in their action. A single enzyme catalyzes only a single chemical reactions or group of related reactions, ठीक है। ये वही बात जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो है ये स्पेसिफिक होते हैं अपने रिएक्शंस के लिए। एक एंजाइम जो है वो कैटालिसिस ओनली अ single enzyme catalyzes only a single chemical reactions or a group of related reactions वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन से डिफरेंट रिएक्शंस, एक एंजाइम जो है वो हर मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि दैट दे आर सेंसिटिव टू इवन अ माइनर चेंज इन पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। उसमें मैंने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को मेंशन नहीं किया था कि एंजाइम को एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए, अगर उसको ज़्यादा दे दी जाएगी तो वो वैसे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट, सम एंजाइम रिक्वायर अ कोफैक्टर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। एंजाइम्स को जो है वो कोफैक्टर की जरूरत होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, प्रॉपर वर्क करने के लिए। हमने ऊपर भी पढ़ा। दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, और ये रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया ग्रीन बॉक्स में, सॉरी येलो बॉक्स में, सम एंजाइम्स आर पोटेंशियली डैमेजिंग इफ दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन देयर एक्टिव फॉर्म। उन्होंने कहा कि कुछ एंजाइम्स हैं वो डैमेज क्रिएट कर देते हैं अगर उनको जो है इनकी एक्टिव फॉर्म में हम लोग जो है वो प्रोड्यूस करवा दें, प्रोड्यूस हो जाएं।
सपोज एज उन्होंने फॉर एग्जांपल दी है पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? इज अ पावरफुल प्रोटीन। पेप्सिन आपको पता है पेप्सिन का रोल क्या है कि डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन की डाइजेशन में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल पेप्सिन इज अ पावरफुल प्रोटीन digesting enzyme and is quite capable of destroying cells integral structures and thus is produced in in its inactive form, ठीक है, pepsinogen by the cell. It is converted in its active form only in the digestive tract where it is required to be active. अच्छा, अब ये जो पेप्सिनोजिन है ये क्या करता है? ये डिस्ट्रॉय कर देता है सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो फिर इसको क्या किया जाता है? इसको इसकी इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है, पेप्सिनोजिन की फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है। पेप्सिनोजिन जो है ये पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद जो है ये अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जहां इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर इसको पहले ही हम लोग एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस कर देंगे तो जहां इसकी रिक्वायरमेंट नहीं भी होगी वहां भी वो हम नुकसान पहुंचाएगा, डिस्ट्रॉय करेगा सेल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट वी हैव दी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन के मैकेनिज्म को हमने देखना है सिंपल, जिसको हम कैटालिसिस भी बोलते हैं। एन एंजाइम इज अ 3-dimensional ग्लोबुलर प्रोटीन दैट हैज स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन ड्यू टू इट्स कंपोनेंट अमीनो एसिड्स एंड स्पेसिफिक शेप। अमीनो, अब जो एंजाइम्स हैं वो क्या है उनकी वो एक 3-dimensional ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन दैट हैव स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन, जिसकी एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है। क्यों स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है? बिकॉज इट हैव अमीनो एसिड, ठीक है, जो इसको स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करते हैं। Every enzyme by virtue of its specificity recognizes and reacts with a special chemical substance called as substrate, ठीक है। जो हर एंजाइम जो है वो अपनी स्पेसिफिसिटी की वजह से रिकॉग्नाइज करता है एक स्पेशल केमिकल सब्सटेंस को, जिसको हम किसका नाम देते हैं? सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। लेट मी हाईलाइट इट। एनी एंजाइम देयरफॉर रिएक्ट्स और Any enzyme therefore reacts only with its specific substrate and transforms into the product। ये मैंने आपको पहले बताया कि जो ऊपर हमने शायद इसकी हाँ जी, इधर भी हमने पढ़ा था कि ये स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शंस में। यहाँ भी यही बात लिखी गई है कि जो एंजाइम है वो रिएक्ट करता है अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ और क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करवा देता है। इट इज़ देन रिलीज अनअल्टर्ड एंड थस कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। उसके बाद ये रिलीज हो जाता है, अनअल्टर्ड मीन्स विदाउट एनी चेंजिंग, और बाद में अगेन एंड अगेन भी यूज होता है। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया कि हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? वी हैव द एंजाइम, उसके साथ आकर उसकी एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, तो क्या बन जाता है हमारे पास? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ES कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको। इट मीन्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होता है आगे? एंजाइम जो है वो सेपरेट हो जाता है हमारे पास, ठीक है, इज देन रिलीज, उन्होंने लिखा हुआ है अनअल्टर्ड, और उसको बाद में अगेन एंड अगेन हम यूज़ भी कर सकते हैं, और साथ में हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। असल मकसद तो हमारा प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन ही था, तो वो यहाँ पर हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जो आगे ये वाला फीडबैक इनहिबिशन वाला टॉपिक है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू सी सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। So here are some important objectives and short question. First we have the detachable cofactor of an enzyme is known as, एंजाइम का डिटैचेबल कोफैक्टर जो वहां से डिटैच हो जाता है उसको क्या कहते हैं? एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम या फिर एपोएंजाइम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्टिवेटर। सेकंड वी हैव एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड अ कोफैक्टर इज। अब यहाँ पे देख ले बात किस चीज़ की हो रही है? यहाँ पर बात ही एक्टिवेटेड की हो रही है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो एंजाइम है उसकी दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, वन इज द एक्टिव एंजाइम एंड द सेकंड वन इज इनएक्टिव एंजाइम। तो हमने पढ़ा था कि जो होलो एंजाइम है वो कौन सा है? इट इज एक्चुअली द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, वाइल जो एपो एंजाइम है वो है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। तो यहाँ पर इसके जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट वी हैव दी एपो एंजाइम, सेकंड होलो एंजाइम, थर्ड इज एक्टिवेटर एंड द लास्ट वन इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो होगा होलो एंजाइम। ओके, अब थर्ड देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है? इफ नॉन प्रोटीन पार्ट इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू द एंजाइम इट इज कॉल्ड एज। जब कोई नॉन प्रोटीन पार्ट कोवेलेंटली बाउंड करता है एंजाइम के साथ तो हमने पढ़ा था कि इट इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट इज कोएंजाइम, सेकंड इज एपोएंजाइम, थर्ड इज होलो एंजाइम एंड द लास्ट वन इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वी हैव प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है फोर्थ वन,
All enzymes are fibrous protein, globular proteins, angular proteins or none of them. तो हमने पढ़ा था कि एंजाइम जो है वो क्या है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर अटेन करते हैं, ठीक है, बाय द फोल्डिंग ऑफ अमीनो एसिड्स. अब ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं. फर्स्ट वन वी हैव डिफाइन द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम. एंजाइम की एक्टिव साइट को डिफाइन करना है यहाँ पर. तो क्या है, स्मॉल चार्ज बियरिंग पोर्शन ऑफ एन एंजाइम एट विच, सॉरी यहाँ पे W आएगा, एट विच कैटालिटिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट. एंजाइम का स्मॉल पोर्शन, चार्ज बियरिंग पोर्शन, ठीक है, जहाँ पर कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, और सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट. और इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्यू अमीनो एसिड्स. हमने देखा था, हमने ये पढ़ा था कि जो एक्टिव साइट एंजाइम की वो किससे मिलके बनी होती है, वहाँ पर फ्यू अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन जो बाकी एंजाइम का पोर्शन है उसमें बल्क अमाउंट में जो है वो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और फिर उसी से जो है उसकी फोल्डिंग से एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है एंजाइम्स का. नेक्स्ट, सेकंड ऑब्जेक्टिव वी हैव डिफरेंशिएट बिटवीन एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एपो एंजाइम में की बात कर लेते हैं. हमने ऊपर भी डिस्कस किया और पीछे भी किया कि एंजाइम विदाउट इट्स नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम. एंजाइम विदाउट इट्स नॉन प्रोटीन पार्ट जो है उसको हम एपो एंजाइम बोलेंगे. और जो एपो एंजाइम है वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम. इसकी एग्जांपल हमने देख ली थी पेप्सिनोजिन, ठीक है, जब वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है. तो पेप्सिन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, और इसकी एक्टिव फॉर्म कौन सी है, पेप्सिन. होलो एंजाइम की बात कर लेते हैं. कंप्लीट एंजाइम इंक्लूडिंग कोफैक्टर इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम, और इट इज द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम. जो हमारे पास कंप्लीट एंजाइम है जिसके अंदर उसका कोफैक्टर भी है, ठीक है. कोफैक्टर हमने पढ़ा था, कोफैक्टर क्यों जरूरी होता है, कोफैक्टर इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम, ठीक है. तो ये हमारे पास होलो एंजाइम होगा. और होलो एंजाइम क्या है, हमारे पास एक्टिवेटेड फॉर्म है, एपो इनएक्टिव फॉर्म है. इसमें एग्जांपल आप पेप्सिन की ही दे दें. उसमें एक और चीज़ है ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिनोजिन, ठीक है. ट्रिप्सिनोजिन जो है वो भी इनएक्टिव फॉर्म है, और वो उसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो हमारे पास क्या है, ट्रिप्सिन, सेम एज पेप्सिनोजिन और पेप्सिन. नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है राइट डाउन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम. एंजाइम्स की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बतानी है. फर्स्ट इज ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स. सारे जो एंजाइम्स हैं वो होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स. सेकंड है दे इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट देमसेल्व्स बीइंग यूज्ड. और ये इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट देमसेल्व्स यूज्ड. थर्ड है देयर प्रेजेंस डू नॉट इफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट्स. के इनकी जो प्रेजेंस है वो एंड प्रोडक्ट्स को, हमारी जो प्रोडक्ट्स बननी है उनको इफेक्ट नहीं करती, उनकी नेचर में कोई चेंजिंग नहीं आती, ना उनकी प्रॉपर्टीज में. लास्ट वन वी हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन. स्मॉल अमाउंट जो है वो भी एंजाइम की जो है केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देती है, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देती है. ये 4 मैंने अपनी चॉइस के लिखे हैं. जो शॉर्ट है आप कोई और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बिकॉज टोटल 7 to 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी. आप और भी जो चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.